वेलकम इन दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो डिवाई प्रारूप है उसका अध्ययन करेंगे। आइंस्टीन मॉडल में हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम और सिल्वर है उसके लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का मान है, न्यून तापों पर विशिष्ट ऊष्मा के मान में जो कमी है यानी जो परिवर्तन है वह आइंस्टीन के जो सूत्र से नहीं होता। उस सूत्र से उसमें विचलन 28 गुना से अधिक पाया गया। तो इतना अधिक विचलन जो है वो यह कहता है कि आइंस्टीन मॉडल जो है वो न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं को बताने के लिए सही नहीं है। इसलिए आइंस्टीन मॉडल में कुछ चेंजेस करके डिवाई ने अपना जो प्रारूप दिया जिसके द्वारा न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं को समझाया गया, उस प्रारूप का हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, डिवाई जो मॉडल है वह आइंस्टीन मॉडल से किस प्रकार भिन्न है उस पर हम कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आइंस्टीन ने जो ठोसों के जो जालक हैं उन जालकों को क्या स्वतंत्र दोलक माना था, लेकिन डिवाई ने यहाँ उन्हें स्वतंत्र दोलक न मान के उन्हें युग्मित दोलक माना है। दूसरा, आइंस्टाइन ने कंपन विधाओं की जो आवृत्ति है उसके मान अनंत तक माने हैं, लेकिन डिवाई ने कंपन विधाओं की जो आवृत्ति है उसके मान को एक सीमित मान ओमेगा डी तक ही सीमित कर दिया। अर्थात एक आवृत्ति ओमेगा डी से अधिक मानों के जो कंपन है उससे संबंधित कंपन के विधाएं जो है यानी जो मोड्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ यह आवृत्ति डिवाई आवृत्ति कहलाती है जिसे हम ओमेगा डी या म्यू डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आवृत्ति की तो आवृत्ति को हम म्यू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें कोणीय आवृत्ति को तो हम उसको ओमेगा डी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम ओमेगा डी और म्यू डी दोनों के पदों में यह मॉडल पढ़ सकते हैं। हमें इतना ध्यान रखना है कि ओमेगा डी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू डी होता है। तो आप कभी भी म्यू को ओमेगा से या ओमेगा को म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दूसरा मुख्य अंतर ये माना गया कि सभी आवृत्तियों के कंपन नहीं अपितु एक अधिकतम आवृत्ति ओमेगा डी जिसे हम डिवाई आवृत्ति और इस डिवाई आवृत्ति को हम अंतक आवृत्ति भी कहते हैं। तो दिस इज नॉन एज ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन के बाद में डिवाई ने यह माना कि परमाणुओं की जो ठोसों में व्यवस्था है वह एक सतत माध्यम की भांति व्यवहार करती है और इसमें संचित होने वाली जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जो प्रत्यास्थ तरंगे हैं उनका वेग जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ जो अंतक आवृत्ति है वह एक अधिकतम आवृत्ति को बताती है। इसका अभिप्राय ये होगा, अगर हम तरंग दैर्ध्य के पदों में इस बात को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा से कम तरंग दैर्ध्य की जो तरंग है वह उस ठोस क्रिस्टल में संचित नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ डिवाई के जो कुछ परिकल्पनाएं हैं इन परिकल्पनाओं को लेते हुए हम डिवाई मॉडल का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले डिवाई आवृत्ति से संबंधित जो भी चेंजेस है उसको डिवाई सन्निकट डिवाई अप्रोक्सीमेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिवाई सन्निकट क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, एक कक्षा में हमने वर्णक्रम घनत्व एक जालक में जो भी कंपन हो रहे हैं उन कंपन की विधाओं का जो घनत्व है उसको ज्ञात हमने किया था। इसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देख लीजिएगा, उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं इसको और डिटेल से समझने के लिए। यहाँ मैं उसका जो रिजल्ट है उसे ही काम में लेऊंगा। तो यह वर्णक्रम घनत्व जो है यह कहता है कि किसी आवर्ती प्रास ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा में
जो कंपन विधाएं होती है, यानी कितने प्रकार के वाइब्रेशन संभव हैं, उनका मान जिसे हम z ओमेगा डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 1 अपॉन 2 अपॉन वीटी क्यूब प्लस 1 अपॉन वीएल क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ v उस आयतन को रिप्रेजेंट करता है, vt जो है वह अनुप्रस्थ तरंग के वेग को व्यक्त करता है जो उस जालक में संचित हो रही है, और vl जो अनुदैर्ध्य तरंग को व्यक्त करता है। हम जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग के लिए दो तल संभव हैं, इसलिए यहाँ पर यह 2 से गुणज काम में लिया जाता है। ओमेगा यहाँ किसी आवर्ती को निरूपित कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इस कंपन विधाओं की ये तो है ओमेगा और ओमेगा प्लस डी ओमेगा। अब डिवाई सन्निकट क्या है कि डिवाई ने ये कहा कि कुल कंपन विधाओं की जो संख्या है, ठीक है, वो अधिकतम किस आवर्ती तक की संभव है, वह अधिकतम संभव है ओमेगा डी आवर्ती तक की। तो अगर मैं कुल कंपन विधाएं ज्ञात करना चाहूं तो इस राशि का क्या काम में लेना पड़ेगा, इंटीग्रल। तो अगर कुल कंपन विधाएं हम कहें तो हम यहाँ इसको z ओमेगा डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका इंटीग्रल क्या होगा बताइए। आवर्ती कहाँ से, 0 से लेकर अनंत तक यहाँ नहीं ली जाएगी, यहाँ आवर्ती परास हो गई 0 से लेकर ओमेगा डी, एक अधिकतम आवर्ती ओमेगा डी तक। तो इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू हमने पुट की, तो v अपॉन 2 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के जो वेग हैं इस जालक में वह आवर्ती पर निर्भर नहीं करते, इसलिए ये भी कांस्टेंट के रूप में 2 अपॉन वीटी क्यूब अलग हो जाएगा, और प्लस वीएल क्यूब भी साथ में ही है इसके, और इंटीग्रल में जो पद रह गया वो रह गया 0 से ओमेगा डी तक ओमेगा स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। अब देखिए हम जालक में कितने परमाणु लेते हैं, n परमाणु। एक परमाणु कितनी प्रकार के स्वतंत्र कोटियों में कंपन करता है, 3 में, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इसके कंपन की कोटि लेंगे, तो 3 विमाओं में त्रिविमी होगी, इसलिए कुल कंपन की जो विधाएं हैं वो कितनी पॉसिबल है, 3n। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करें तो यहाँ से ये सब कांस्टेंट, और इस राशि का मान अपने पास में आ जाएगा ओमेगा डी क्यूब बाई 3। तो यहाँ इस इंटीग्रल को, छोटा सा इंटीग्रल है, इसको हमने हल कर लिया, यह आ गया ओमेगा डी क्यूब बाई 3 एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 3n। हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस राशि का मान यहाँ से आएगा 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब इज इक्वल टू 18 पाई स्क्वायर n अपॉन v ओमेगा डी क्यूब। ठीक है, ये आ गया इसका मान, 18 n पाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब इंटू वी। ये लीजिए, ये इस राशि का मान आ गया। अगर इस राशि का मान हम पुनः यहाँ प्रतिस्थापित कर दें तो देखिए z ओमेगा डी ओमेगा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, वापिस हम इसका मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब का। तो यहाँ है v अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और अगर इस राशि का मान हमने रखा तो ये हो गया 18 पाई स्क्वायर n अपॉन v ओमेगा डी क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से v कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल, और ये हो गया 9, और z ओमेगा डी ओमेगा, इस z ओमेगा डी ओमेगा को आप
ये काफ़ी बार काम में है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि यह बता रहा है ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा परास जो है उस आवर्ती परास के कितने कंपन के मोड्स हैं। तो जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, अगर हम इस वितरण फलन से हम अगर देखना चाहें कि डीवाई के अनुसार वर्णक्रमीय वितरण फलन कैसा होगा, तो देन अगर z को हम ओमेगा के साथ प्लॉट करें तो बताइए क्या होगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, z ओमेगा डी ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। थोड़े से अंतराल के लिए कुल के हम करेंगे तो यहाँ देखिए ओमेगा की घात के रूप में z का मान है वो एक वृद्धमानी फलन है, लेकिन देखिए क्या ये अनंत होगा, नहीं, यहाँ आएगा डिवाई सन्निकट काम में। वो क्या कहता है, ओमेगा इज ओमेगा डी पर जो वितरण फलन है उसका जो मान है, कुल विधाएं हैं, वो एक अधिकतम मान पर पहुंच जाती है और डेट इज इक्वल टू क्या है 3n। ठीक है, तो ये डिवाई के संशोधन के कारण विधाओं की संख्याओं को क्या किया गया है, नियंत्रित किया गया है। ये एक मुख्य चेंज है इसका। चलिए आगे, इसके पश्चात डिवाई ने जो प्रति दोलक माध्य ऊर्जा का मान ज्ञात किया है वह बिल्कुल आइंस्टाइन के फार्मूले से ही काम में लिया है। जैसे आइंस्टाइन ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को काम में लेते हुए प्रति दोलक माध्य ऊर्जा का मान जो ज्ञात किया था वो का वही मान हम यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको वो मान कैसे ज्ञात किया है वो अगर आपको देखना है तो इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या पुराने वीडियोज में आपको मिल जाएगा। तो प्रति दोलक माध्य ऊर्जा E बार इज इक्वल टू एच ओमेगा हाफ प्लस 1 अपॉन e टू द पावर एच ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 आता है। प्रति दोलक माध्य ऊर्जा का मान आइंस्टीन के अनुसार ये प्राप्त होता है। यहाँ देखिए एच ओमेगा को हम एच म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। एच बार जो हम काम में ले रहे हैं यहाँ, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ये प्लांक नियतांक का ही दूसरा रूप कह सकते हैं एच बार। तो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज एच ओमेगा, एच ओमेगा इज एच अपॉन 2 पाई एंड ओमेगा इज 2 पाई म्यू। तो 2 पाई कैंसिल, एच ओमेगा इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो एच ओमेगा जहाँ एच बार ओमेगा है वहाँ अपने एच म्यू भी काम में ले सकते हैं। तो प्रति दोलक माध्य ऊर्जा है ये है, और ओमेगा और ओमेगा प्लस डी ओमेगा परास में कंपन विधाओं की जो संख्या है वो ये है जेड ओमेगा डी ओमेगा। तो अगर हम यहाँ ज्ञात करना चाहें कि कुल ऊर्जा कितनी है तो देखिए सीधी सी बात है कि दोलकों की प्रति दोलक माध्य ऊर्जा को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें कितने प्रकार के दोलन हो रहे हैं तो वो आ जाएगी कुल ऊर्जा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा परास के दोलकों की आवर्ती परास है ये, के दोलकों की माध्य ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इट्स मीन ये आ जाएगा जेड ओमेगा ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, और अगर हम इस परास के अतिरिक्त ध्यान दीजिए कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो कुल ऊर्जा की अगर बात करें तो हमें इसका क्या काम में लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये और वही सन्निकटता यहाँ लगानी पड़ेगी कि आवर्ती के मान क्या सभी संभव है, जी नहीं, आवर्ती के मान संभव है 0 से लेकर ओमेगा डी तक। तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वह इस फार्मूले से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू से, तो u इज इक्वल टू यहाँ ई बार और जेड ओमेगा डी ओमेगा का मान रखिएगा तो 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब जो राशि है
वो कांस्टेंट है, बाहर आ गई एंड इंटीग्रेशन में रह गया 0 to ओमेगा डी, देन दैट h बार इज आल्सो कांस्टेंट, ओमेगा ये रह गया और यहाँ से एक ओमेगा स्क्वायर आएगा तो ये हो गया ओमेगा क्यूब डी ओमेगा, एंड ये मान लिखना चाहिए। यहाँ ओमेगा को हम इस ओमेगा के साथ अलग लिख देंगे तो यहाँ ये मान हो गया 1/2 प्लस 1/e⁻⁴ h ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 और ओमेगा क्यूब डी ओमेगा। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम जानते हैं कि अगर हम इसको एक मोल के लिए परिभाषित करें, कुल ऊर्जा किसके लिए, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए हमें यहाँ n को किसके इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, अवगाद्रो संख्या के इक्विवेलेंट। ठीक है। दूसरा, अगर हम परिभाषित करें मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो चूंकि हमने मोल मात्रा बता दी, तो अगर मोलर विशिष्ट ऊष्मा में इस ठोस की ज्ञात करना चाहूँ तो उसका सीधा फार्मूला है C = du/dt। बुक में इसको एट कांस्टेंट v CV लिखा गया, इसका मतलब यही है कि ये नियत आयतन पर है। तो C = du/dt, ये अगर हम यहाँ इसका अवकलन कर दें इस पद का, तो हमारे पास में विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला आ जाएगा, तो जो कि C = क्या हो जाएगा, 9NaH/ओमेगा d³। इस कांस्टेंट को अलग लिख लिया और यहाँ हो गया d/dt ऑफ 0 to ओमेगा d ½ + 1/e⁻⁻h ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 ओमेगा क्यूब डी ओमेगा। ठीक है। एक छोटा सा काम करते हैं कि इस अवकलन को हम यहाँ काम में लेते हैं, तो हाफ जो है कांस्टेंट उसका अवकलन हो जाएगा 0 और इस राशि का मैं अवकलन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या प्राप्त होगी, 9NaH/ओमेगा d³ और 0 to ओमेगा d रेंज हो गया, हाफ का अवकलन 0 और ये इस राशि का अवकलन करेंगे तो e⁻h ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है। और फिर इस हर का अवकलन, अंश का तो 0 हो गया और माइनस हर का अवकलन हो गया e⁻h ओमेगा अपॉन के टी इंटू h ओमेगा अपॉन के कांस्टेंट और t का अवकलन 1/t का अवकलन हो गया माइनस 1/t² और ओमेगा क्यूब डी ओमेगा। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसिल। विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वो हमें यह प्राप्त हुआ। अब देखिए इस फार्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 9NaH/ओमेगा d³ और इंटीग्रेशन 0 to ओमेगा d e⁻h ओमेगा अपॉन के टी अपॉन e⁻h ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और ओमेगा की घात 4 इंटू h अपॉन के टी को यहाँ अलग से लिखते हैं। ये इसको बाहर नहीं लाते, बाहर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक t को बाहर ले आते हैं और एक t को यहाँ रख लेते हैं। देखिए ये इससे क्या फायदा होगा, अब हम इस समाकलन को ओमेगा से किसी दूसरे स्तर में परिवर्तित कर रहे हैं। फायदा क्या है कि h ओमेगा अपॉन के टी जो है वो एक बड़ा पद दिख रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको छोटे x के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लेट h ओमेगा बाई के टी इज x, h ओमेगा बाई के टी x हो गया। तो व्हाट इज dx, देन h बाई के टी तो कांस्टेंट हो गया एंड दिस डी ओमेगा इज इक्वल टू हो गया dx।
तो देखो एच अपॉन के टी डी ओमेगा, एच अपॉन के टी डी ओमेगा, ये एज इट इज किस पे प्रतिस्थापित हो जाएगा, डी एक्स पे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यही रखा है। दूसरा, यहाँ आपको समाकलन की सीमा को परिभाषित करना है, तो समाकलन की सीमा देखिए x बराबर 0 हो जाएगा कहाँ, जब ओमेगा बराबर 0 है, लेकिन जब ओमेगा बराबर ओमेगा डी है तब आप x को परिभाषित कीजिए, तब x बराबर हो जाएगा एच ओमेगा डी बाई के टी। अब एच ओमेगा डी बाई जो के है ये एक कांस्टेंट है जिसकी विमा किसके बराबर है, ताप के बराबर है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ थीटा डी, जिसको कहते हैं डी बाई ताप, तो ये हो गया थीटा डी बाई टी। तो यहाँ समाकलन की हमारे पास में क्या आ गई, सीमा आ गई, उच्च सीमा निम्न सीमा तो 0 और उच्च सीमा थीटा डी बाई टी, तो ये थीटा डी बाई टी इस ओमेगा डी से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ हम इस ओमेगा डी को परिभाषित कर देंगे किसके पदों में, थीटा डी के पदों में। तो ओमेगा डी और थीटा डी में आप देख लीजिए या क्या रिलेशन होगा, यहाँ से एच ओमेगा डी अपॉन के इज, एच ओमेगा डी अपॉन के इज क्या है, थीटा डी है, तो हम क्या करें, ओमेगा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा डी के अपॉन एच, तो हम यहाँ थीटा डी को ये पुट कर देंगे, ठीक है, और इस सारों बाकी के चरों को हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो देखिए C इज इक्वल टू क्या आया, 9NaH बार अपॉन ओमेगा डी दैट इज इक्वल टू थीटा डी क्यूब के क्यूब एंड H ऊपर आके हो जाएगा H क्यूब और एक H ऊपर है तो ये हो गया H की पावर 4, ठीक। नेक्स्ट यहाँ क्या रह गया, T, क्लियर। इसके बाद में समाकलन की सीमा 0 से कहाँ तक, थीटा डी बाई टी तक, e की पावर क्या लिखा जाएगा, एच ओमेगा अपॉन के एक्स अपॉन e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, और देखिए ओमेगा की घात 4 है, तो ओमेगा की घात 4 को अगर यहाँ से लिखें तो क्या हो जाएगा, x के टी अपॉन एच की घात 4, तो ये हो गया x के टी अपॉन एच की घात 4, तो और ये किससे, डी एक्स से, इसको हमने डी एक्स में कर ही दिया। अब देखिएगा C इज इक्वल टू 9Na, एक काम करते हैं यहां से इस h की घात 4 को यहाँ पर जो h की घात 4 आएगी इससे कैंसिल कर देंगे, इसको खोल के लिख देते हैं, x की घात 4, k की घात 4, t की घात 4 और h की घात 4, तो ये h की घात 4 से ये h की घात 4 कैंसिल। यहाँ देखिए k की घात 3 से ये k की घात 3 कैंसिल, यहाँ क्या रह गया, एक k रह गया। यहाँ t से t की घात 4 कैंसिल हो गई, तो यहाँ t की घात कितनी रह गई, 3। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो ये हो गया 9Na और एक k रहा ऊपर, तो ये k आ गया साथ में, ठीक है। नीचे क्या रहा, थीटा d की घात 3 और ऊपर क्या रही, t की घात 3, लिमिट 0 से थीटा d बाई t तक, और e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड ये क्या आ गया, x की घात 4 dx। देखिए ये आ गया डीवाई का विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को हमें यही देखना है कि क्या यह उच्च तापों पर ड्यूलॉग-पेटिट नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं, और निम्न तापों पर जिस रूप में विशिष्ट ऊष्मा ठोसों की कम होनी चाहिए उसी रूप से विशिष्ट ऊष्मा को कम होने वाले मान ये दर्शा रहा है या नहीं। तो हम इसको सिर्फ उच्च और निम्न दो तापों पर इसकी व्याख्या करते हैं। केस फर्स्ट, उच्च तापों पर। तो उच्च ताप का मतलब होगा T का मान हाई होना, और T का मान हाई होने का मतलब हमें X को देखिए आप, H ओमेगा बाई क्या है, KT।
तो x जो है वो e की घात है, और t का मान उच्च होने का मतलब है h ओमेगा अपॉन kt का मान क्या होना, कम होना। समझ आ रही बात? तो यहां दूसरा थीटा डी बाई टी जो है वो घात के रूप में है, तो t का मान उच्च होगा तो थीटा डी बाई टी कम होगा, लेकिन ये नगण्य नहीं होगा, तो हम इसको तो एज इट इज रखेंगे। एक ही घात x का प्रसार जब x का मान बहुत कम हो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये हम यहाँ काम में लेते हैं। तो देखिए p इज इक्वल टू 9 NA अपॉन थीटा डी क्यूब टी क्यूब 0 टू थीटा डी बाई टी ई की घात x का प्रसार करिए 1 प्लस एक्स की घात 4 बटे ई की घात x का मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1 की घात 2, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ आ गया x की घात 2, x की घात 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ बच गया x की घात 2, और इंटीग्रेशन क्या है dx। इस राशि को हम देखिए NA हम जानते हैं क्या होता है, गेस नियतांक होता है, जिसको लिख दिया मैंने r। ये हो गया t क्यूब बाई थीटा डी का होल क्यूब, एक साथ लिख दिया। यहाँ यह बच गया 1 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये इंटीग्रेशन बच गया 0 टू थीटा डी बाई टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करते हैं। इसका समाकलन किया तो ये c इज इक्वल टू 9r t बाई थीटा डी का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा डी बाई टी तक। अब ये लिमिट हम पुट करेंगे तो 0 में तो ये दोनों मान 0 हो जाएंगे, एक्स का मान पहले पुट किया थीटा डी बाई टी, तो ये हो जाएगा थीटा डी क्यूब अपॉन 3t क्यूब, और ऐसे ही यहाँ पुट किया तो ये हो जाएगा थीटा डी की घात 4 अपॉन टी की घात 4t की घात 4। देखिए थीटा डी बाई टी एक क्या होगी, कम मान की राशि होगी, शून्य तो नहीं होगी, लेकिन इसकी उच्च घातें होंगी, वो क्या मानी जा सकती है, शून्य मानी जा सकती है। तो यहाँ सिर्फ ये एक पद रह गया, तो यहाँ देखिए थीटा डी बाई टी का होल क्यूब और टी अपॉन थीटा डी का होल क्यूब, ये हो गया कैंसिल, और 3 से ये बच गया 3, तो c इज इक्वल टू क्या रह गया 3r। तो उच्च घातों पर जो डिबाई विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला है उच्च तापों पर, वह किसके इक्विवेलेंट बन जाता है, यह बन जाता है ड्यूलॉग और पेटिट नियम के इक्विवेलेंट, जो ये कहता है कि उच्च तापों पर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, 3r होता है, और जो कि क्या रहता है, नियत रहता है। तो उच्च तापों पर विशिष्ट ऊष्मा का मान ये नियत रहता है, निम्न तापों पर ये मान क्या होता है, कम होता है। तो उच्च तापों पर डिबाई फार्मूला है जो सही है, हालांकि उच्च तापों पर आइंस्टीन फार्मूला भी सही था। अब निम्न तापों पर इसको और चेक करते हैं। देखो निम्न या न्यून तापों पर जो स्थिति है वह क्या होगी, तो क्योंकि हम निम्न ताप को डिफाइन कर रहे हैं समाकलन x के लिए, तो x इज इक्वल टू है h ओमेगा बाई kt। तो t का मान क्या है, कम है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। और समाकलन की सीमा पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए थीटा t बाई टी, निम्न ताप होने का मतलब है t का मान बहुत कम होना, और t का मान बहुत कम होने का मतलब है कि ये राशि बहुत क्या हो जाएगी, अधिक। तो इसके अत्यधिक मान को हम इनफाइनाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो समाकलन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, c इज इक्वल टू 9NA अपॉन, इसको आगे एक साथ लिख दें, p अपॉन थीटा डी होल क्यूब, इंटीग्रेशन 0 टू क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट, और e टू द पावर x टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए यह एक निश्चित समाकलन है जिसका मान आप एक कांस्टेंट के रूप में भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसके मान को याद भी रख सकते हो। c इज इक्वल टू 9NA क्या होता है, r, गेस कांस्टेंट r, एंड
T अपॉन थीटा डी का होल क्यूब। तो इसका मान है कॉन्स्टेंट आएगा, आप चाहो तो कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दो, कोई याद रखने की इसको आवश्यकता नहीं है। और इसका मान आता है 4/4 अपॉन 15। ठीक, तो ये हो गया 3 जा 9 और ये हो जाएगा 5 और ये 3 विशिष्ट ऊष्मा आ गई 12π⁴, ठीक है, और अपॉन थीटा डी क्यूब इंटू 5, ठीक है, और ये आ जाएगा T⁴। यहाँ ये देखिए ये सब क्या है, कांस्टेंट। थीटा डी जो डिवाई ताप है वो किस पर निर्भर करता है, डिवाई आवृत्ति पर, और बाकी सब तो एच ओमेगा अपॉन के जो है वो क्या है, यहाँ पर एक ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी के लिए तो एच अपॉन और के कांस्टेंट है, तो ओमेगा डी अगर कांस्टेंट है, इफ ओमेगा डी इज कांस्टेंट देन थीटा डी जो है दैट इज इक्वल, वो भी क्या होगा, एच ओमेगा डी बाई जो के है दैट इज थीटा डी है, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ निम्न तापों पर विशिष्ट ऊष्मा ताप की घात 3 के क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिएगा आइंस्टीन फार्मूले में जो विशिष्ट ऊष्मा का मान न्यून तापों पर था वो एक चरघातांकी फलन था, लेकिन यहाँ पर न्यून तापों पर विशिष्ट ऊष्मा का मान T⁴ के समानुपाती होता है और यही प्रायोगिक मान होता है। सिल्वर और एल्यूमिनियम के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का न्यून तापों पर जो मान है वह क्या होता है, न्यून तापों पर, ध्यान दीजिएगा, न्यून तापों पर ताप के बढ़ने पर वह T⁴ के रूप में मान उसका क्या होता है, बढ़ता है। तो यह डिवाई जो विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला है न्यून तापों पर, वह एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसी, सिल्वर जैसी धातुओं के लिए विशिष्ट ऊष्मा का न्यून तापों पर जो मान है वह अच्छे प्रायोगिक मान से उसकी सहमति देता है, इसलिए डिवाई फार्मूले को सही माना जाएगा। अब देखिए कुछ कमियां डिवाई मॉडल में भी रही जो बाद के प्रयोगों से या बाद के और अधिक अच्छे या सूक्ष्म कार्य से उनको देखा गया। तो वो जो मुख्य कमियां हैं उनके जो कारक हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले डिवाई ने क्रिस्टल को क्या माना, एक सतत माध्यम माना, जालक है उसको एक सतत माध्यम माना, लेकिन जालक में जो परमाणु व्यवस्थित होते हैं वो विविक्त रूप से व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, डिवाई ने जो यहाँ पर डिवाई ताप काम में लिया इसको नियत माना है, लेकिन बाद के प्रयोगों से यह देखा गया है कि डिवाई ताप का जो मान होता है वह भी क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसके अतिरिक्त डिवाई ने जो चालक में संचरित होने वाली जो तरंग है उन तरंगों के वेगों को आवर्ती पर निर्भर नहीं माना, लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि उन तरंगों का जो वेग होता है वह आवर्ती पर निर्भर करता है। जैसे हमने अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों का वेग vt और vl जो लिया था उसको हमने ओमेगा से फ्री कर दिया था, लेकिन वो ओमेगा से पूर्णतः फ्री नहीं है। ठीक है, इसके बाद में डिवाई के अनुसार जो जालक हैं उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी जालकों में जो विशिष्ट ऊष्मा में योगदान जो है वो जालक पर स्थित परमाणुओं का होता है और उन परमाणुओं के दोलन का होता है, जबकि उन परमाणुओं में अगर हम धातुओं की बात कर रहे हैं तो धातुओं में पास में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसमें योगदान अत्यल्प होता है या नगण्य होता है, डिवाई ने यह माना। लेकिन किसम वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि 1 केल्विन, देखो न्यून ताप की बात कर रहे हैं, तो न्यून ताप पर ठोसों में विशिष्ट ऊष्माओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका योगदान प्रभावी हो जाता है। इस बात को डिवाई ने शामिल या इसके बारे में डिवाई ने बात नहीं की। तो इसका ये कुछ डिवाई मॉडल की कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त डिवाई ने जो न्यून तापों पर विशिष्ट ऊष्माओं को जो बताया है वह आइंस्टीन मॉडल से अधिक उससे प्रायोगिक परिणामों से मिलते जुलते हुए मानों से इसको बताया है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक डिवाई मॉडल विशिष्ट ऊष्मा के लिए हमने पढ़ा। थैंक यू।